नमस्कार फ्रेंड्स। अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने कुछ टर्म्स आपको बताई थी। अब उसके आगे की कुछ टर्म्स मैंने आपको बताया था। टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग करने के लिए, क्योंकि बार बार ये टर्म्स यूज़ होंगी। तो अनलेस वी अंडरस्टैंड them वेरी करेक्टली वी आर अनेबल टू डू दी अकाउंटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज लॉस, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर दी एक्सपेंसेस नोन एज प्रॉफिट। सिमिलरली अगर उल्टा कर दिया जाए, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए और इनकम कम हो गई, उस केस में हम लॉस सफ़र करते हैं। तो ये वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जिनको हम सोच के नहीं चल रहे हैं। नो बिजनेस इज इस्टेब्लिश फॉर सफरिंग ए लॉस, लेकिन ये हो जाता है। ठीक है, तो लॉस में ध्यान रखिएगा, बिजनेस से भी हो जाता है और नॉन बिजनेस एक्टिविटी मैन मेड रीजन से भी हो सकता है। समटाइम फ्लड आ गया, अर्थक्वेक हो गया, या नेचुरल कैलेमिटी हो गई, दैट आल्सो मेक ए लॉस। तो वो हमारा बिजनेस लॉस की जगह नॉन मीन्स ऑपरेटिंग लॉस हो जाता है। परचेज, ये ध्यान से समझ लीजिएगा कि गुड्स, एक टर्म मैं आपको बता दूं, गुड्स आर दोज आइटम इन विच द बिजनेस इज डीलिंग। तो गुड्स को कभी भी किसी और टर्म में यूज़ नहीं करना है। तो जब कभी भी हम परचेज करते हैं उन चीज़ों की जिसमें हम डील कर रहे हैं, तो हम उसको परचेज बोलते हैं। सॉरी। लेकिन उसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ परचेज की, आपने एसेट परचेज की, फर्नीचर परचेज किया, आपने बिल्डिंग परचेज की, तो दैट इज़ नॉट टर्म्ड एज परचेज। तो देयर फोर परचेज वर्ड इज एसोसिएटेड विद ओनली परचेज ऑफ गुड्स, मे बी क्रेडिट, मे बी कैश। नेक्स्ट इज परचेज रिटर्न। तो वो गुड्स जो अभी अभी हमने परचेज किए ऊपर वाली टर्म में, अगर बिकॉज ऑफ एनी डेफिशिएंसी, एनी डिफेक्ट हमें वो वापस करने पड़े या हम उसको वापस कर रहे हैं, तो कहलाती परचेज रिटर्न। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए अगेन, सिर्फ गुड्स के केस में ही वर्ड परचेज या परचेज रिटर्न आता है, किसी और चीज की परचेज और परचेज रिटर्न में नहीं आता। एग्जैक्टली सेम इज द सेल। जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो हम सेल कहेंगे। कोई और चीज़ अगर बेच दी, मैंने पुरानी एसेट बेच दी, गाड़ी बेच दी, तो हम उसको सेल टर्म से यूज़ नहीं करते, राइट। तो जब सेल ऑफ गुड्स होती है जिसमें हम डील कर रहे हैं, तो वी कॉल इट सेल, अदरवाइज इट इज़ नॉट ए सेल। सिमिलरली बेचा हुआ गुड्स अगर अगेन वही डिफेक्ट की वजह से, नॉन स्पेसिफिकेशन की वजह से वापस आ जाता है, तो हम उसको सेल्स रिटर्न का नाम देते हैं। रेवेन्यूज़ अभी हम पढ़ चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू इज़ नेवर कंफ्यूज्ड विद दी प्रॉफिट। बार बार आपको मैं बता रहा हूँ। तो जो भी पैसा हमें मिलता है, सेल ऑफ गुड्स से मिले या किसी और वजह से, रेंट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, एनी अमाउंट रिसीव्ड इज ऑलवेज रेवेन्यू। वाउचर इज अगेन ए थिंग, इट इज़ ए एविडेंस। तो कोई भी जब हम बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, हम उसका एक एविडेंस जरूर बना के रख लेते हैं, सो दैट इन लेटर स्टेजेस इन एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन, अगर हमें प्रूव करना पड़े, तो वो हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, रिटन एविडेंस दे सकें। उस एविडेंस को बोलते हैं वाउचर। तो एवरी टाइम व्हेनेवर यू सी दिस, वाउचर इज़ अ वेरी कॉमन टर्म इन द बिजनेस फील्ड। तो जब कभी भी वो कहते हैं हम वाउचर बना रहे हैं, इसका मतलब वो उसकी विटनेस, उसका एविडेंस बना रहे हैं कि जो वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। गुड्स, अभी अभी आपको बताया मैंने कि ये गुड्स वो होते हैं जिसमें बिजनेस डील कर रहा है। अगर कपड़े का व्यापारी एक मीन्स क्लॉथ मर्चेंट है, तो क्लॉथ को गुड्स बोलेगा, अलमीरा को, फर्नीचर को गुड्स नहीं बोल सकता। ऑन दी कंट्रेरी, जो फर्नीचर में ही डील कर रहा है उसके लिए फर्नीचर गुड्स हो सकते हैं। जो कार में डील कर रहा है उसके लिए कार का स्टॉक भी गुड्स ही होगा, कार की परचेज भी गुड्स होगी। तो गुड्स आर दोज आइटम्स in which business deal. It may be raw material, work in progress, etc. Next is the term drawing. Drawing is again very confusing term. We usually say that amount, any amount which is drawn from the business for the personal use, domestic use. This is actually known as drawing. But it's not only cash. It is any of the asset belonging to business is used for the domestic purpose. They all are classified as drawing. Maybe अगर business की कोई car है which is partially used by the means family members also, so that part will be drawing. Even if you are means taking goods out of the business for the family purpose,
अब कोई अगर कन्फेक्शनरी में डील कर रहा है तो वहाँ से अगर वो दो चार ब्रेड लेकर के या कुछ स्वीट्स लेकर आ गया घर में यूज़ करने के लिए, सो दैट इज़ अगेन ए ड्राइंग. स्टॉक. Stock is that value of goods which are unsold, kept in the business unsold. स्टॉक ये यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये तीन तरीके का स्टॉक होता है. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग. देन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, द गुड्स विच आर अंडर द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. वो रॉ मटेरियल की स्टेज से ऊपर निकल गए हैं लेकिन अभी फिनिश से नीचे रह गए हैं विद इन द पाइपलाइन ऑफ द प्रोडक्शन. वो होते हैं सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक. और फाइनली वो जो फिनिश्ड हो चुके हैं बट दे आर वेटिंग फॉर द सेल, वो भी स्टॉक होता है, उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो देर आर स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स. डेटर, ये कस्टमरी है बिजनेस में कि हम उधार सामान बेचते भी रहते हैं और खरीदते भी रहते हैं. तो जब हम उधार सामान बेचते हैं, व्हेन वी सेल, मेक द सेल ऑन क्रेडिट, तो जो कस्टमर होता है जिसने माल खरीदा है, ही बिकम्स आवर डेटर. तो डेटर आर दोज पर्सन्स टू whom वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट. बिल रिसीवेबल. डेटर्स और बिल रिसीवेबल आर वन एंड द सेम थिंग. जिनको हमने गुड्स बेच दिया और उनसे हमने कोई डॉक्यूमेंट्री रिटर्न नहीं लिया, वो डेटर बन जाते हैं. और जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पे बेचा और उन्होंने हमको लिख करके बिल दे दिया, एक्सेप्ट करके बिल दे दिया, वो बिल रिसीवेबल हो जाता है. स्टेटस दोनों का सेम है. उनसे भी हमने पैसे लेने हैं, इनसे भी लेने हैं. डिफरेंस इज वो क्लीन है, उनको उन्होंने हमको कुछ लिख कर कोई एक्सेप्ट करके कोई बिल नहीं दिया हुआ. बिल रिसीवेबल में उन्हीं लोग जब हमको बिल दे देते हैं तो उनका डेटर का स्टेटस खत्म होके बिल्स रिसीवेबल बन जाता है. दे बिकम द ड्रॉई. ट्रेड रिसीवेबल. तो डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों को जोड़ दें क्योंकि दोनों मेंबर एक टाइप के हैं. ए को मैंने गुड्स बेचा, उससे कुछ नहीं लिया, वो डेटर रह गया. बी को बेचा, उसने मुझे एक्सेप्ट करके बिल दे दिया, तो वो हमारा ड्रॉई बन गया, यानी कि बिल रिसीवेबल बन गया. इन दोनों को जोड़िए तो ये ट्रेड रिसीवेबल हैं क्योंकि डेटर से भी हमने पैसा लेना है और बी आर जिसने एक्सेप्ट किया है उससे भी पैसा लेना है. तो दोनों एक ही हैं. जोड़ देंगे तो ट्रेड रिसीवेबल. देखिए, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल बिकम्स ट्रेड रिसीवेबल. Creditors. So as we are selling the goods on credit to some of the persons, creating the debtors, इसी तरीके से कई बार हम भी रॉ मटेरियल अपने सप्लायर से क्रेडिट पे ले लेते हैं. तो ये हमारे क्रेडिटर्स हो जाते हैं जिनको हमने पैसा वापस कीना. वी ओ टू देम. इसमें भी दो हैं. बिल पेबल. बिल पेबल यानी कि जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पे लिया और उनको एक बिल एक्सेप्ट करके दे दिया. बीआर में हमने बिल एक्सेप्ट करके लिया था, अब इनको हमने दे दिया, तो फिर से सेम स्टेटस है. क्रेडिटर और बिल रिसीवेबल दोनों का पेमेंट करना है. जोड़ देंगे तो ये बन जाएंगे ट्रेड पेबल्स. डिस्काउंट. दीज आर दी कंसेशंस गिवन इन दी प्राइस. ये प्राइस में जो हम कंसेशन दे देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट. अब डिस्काउंट कितने तरीके का? एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश डिस्काउंट. तो क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम कोई अगर अल्योरमेंट देते हैं, सेलर अल्योरमेंट देता है कि आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लीजिए, हम आपको ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, उसका नाम होता है ट्रेड डिस्काउंट. तो दस वी कैन से ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ओनली टू इंक्रीज द सेल वॉल्यूम. सेल को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट. और एज ए मैटर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में अपीयर नहीं करते, सेल की वैल्यू को करते. दूसरा है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट का पर्पस सेल इंक्रीज करना नहीं होता, प्रॉम्प्ट रियलाइजेशन ऑफ कैश. क्योंकि बिजनेस को कैश की ज़रूरत होती है, उसकी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, उसे आगे परचेजेस करनी है, नेक्स्ट साइकिल डेवलप करनी है प्रोडक्शन की, इसलिए वो सोचता है कि हमें पैसा जल्दी मिल जाए. तो जो भी डिस्काउंट इस वजह से दिया जाता है कि आप तुरंत पैसे दे दीजिए, प्रॉम्प्टली पे कर दीजिए, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट. एक एग्जांपल आपको बता दें, अगर आपने गुड्स बेचे 5 लाख के किसी को, उसको आप बोल रहे हो जी आप इमीडिएटली पेमेंट कर दीजिए, हम आपको 5% छोड़ देंगे. तो व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड कि आप हमें तुरंत पैसे दे दीजिए, तो हम आपको एक कंसेशन दे रहे हैं. तो हमारा पर्पस क्या है कि हमें पैसा जल्दी से जल्दी मिले. एवरीबडी नोज के कैश की कितनी ज़रूरत रहती है बिजनेस में, तो वो कैश डिस्काउंट. नेक्स्ट इज प्रोपराइटर. इज द पर्सन हु मेक द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द प्रॉफिट.
तो ये प्रोप्राइटर होता है, ये सारे के सारे बिजनेस का रिस्क भी बियर करता है, और जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का ही अकेला शेयर होल्डर भी होता है। डेप्रीशिएशन टर्म, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं, वैल्यूएबल एसेट्स हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी वैल्यू धीरे धीरे ग्रेजुअली घट जाती है। उसके बहुत सारे रीज़न है, रेगुलर यूज़ है, टाइम फ्रेम है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता है, ज़्यादा टाइम होता रहता है, तो चीज़ों की वैल्यू अपने आप घटती रहती है। ये होता है डेप्रिशिएशन, मीन्स द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ग्रेजुअली ड्यू टू एनी रीज़न इज नोन एज डेप्रिशिएशन। बैड डेट, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेटर, जिनको हमने गुड्स दिए हैं उधार पे, और वो हमें प्रॉमिस कर चुके कि हम बाद में पैसे दे देंगे। अगर ऐसा कोई डेटर रिकवरेबल हो जाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, मतलब वो उसकी डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, पैसा देने काबिल ना बचे, वो कहीं से शहर छोड़ के भाग जाए, तो वी आर अनेबल टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द डेटर। इट इज़ नोन एज इरिकवरेबल डेट्स, उनको हम लोग बोलते हैं बैड डेट। ये बिजनेस का लॉस है जो हमको नहीं मिलेगा। इंसॉल्वेंट इज ए स्टेट ऑफ अफेयर, ये बिजनेसमैन का एक स्टेट ऑफ अफेयर या बिजनेस का स्टेट ऑफ अफेयर है। तो बिजनेस में अभी लास्ट हमने एक दो उसमें वीडियोस में डिस्कस किया था कि बैलेंस शीट जो पड़ी थी जिसमें कि असेट्स और लाइबिलिटीज़ का जिक्र था। तो अगर बिजनेस की एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ उसकी असेट से बढ़ गई, मीन्स वो बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज़ को अपनी एसेट सेल करके नहीं पे कर पा रहा, तो सच टाइप ऑफ बिजनेस इज नोन एज इंसॉल्वेंट वेयर द लाइबिलिटीज आर ग्रेटर देन दी असेट्स, तो इंसॉल्वेंट हो जाता है। और इसका उल्टा जो है, अगर आपकी असेट्स सफिशिएंट हैं टू डिस्चार्ज योर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज सूटेबली, तो दैट बिजनेस इज सेड टू बी सॉल्वेंट। ये कुछ टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी, ऑलमोस्ट सारी टर्म्स है इसमें। इसके अलावा जब जब जो कोई नई टर्म आएगी तो विल डिस्कस दैट, और उसको वहीं से डिस्कस करके, क्योंकि टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। तो ये वीडियो में यही क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर उठाएंगे और देखेंगे उसमें किस तरीके से हमें स्टडी करनी है। थैंक यू।